नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने भगवत गीता के बारे में अध्ययन किया। आज हम प्राचीन भारत में जीवन और कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की जब कथाएं हैं वो जातक कथाओं के रूप में मिलती है और उसी से हमें भारत की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में भी बहुत सी जानकारी मिलती है। उसी का वर्णन यहाँ दिया गया है कि जब भारत की दो प्रधान जातियाँ द्रविड़ और आर्यों का मेल जो है अंतिम रूप ले रहा था, तो जातक जो है पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा, क्षत्रिय शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब वैदिक धर्म की जो बुराइयां हैं उनके प्रतिक्रिया स्वरूप ही बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ है। आगे इसमें बताया गया है कि ग्राम सभाएं एक सीमा तक उस समय स्वतंत्र थी और उत्पादन पर जो कर लगता था, जो किसानों के द्वारा जो उपज थी उसके पे जो कर होता था, जिसे लगान कहते थे, उसी के द्वारा जो है एक तरह से राजा जो है अपना राजस्व वसूल करते थे और वह उपज का छठा भाग हुआ करता था। तो कहने का मतलब यह पैदावार की शक्ल में या गल्ले की शक्ल में कैसे भी लिया जा सकता था। और यह सभ्यता मुख्य रूप से क्या है, कृषि केंद्रित है। इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के गाँवों के जो समूह हैं उनमें बांट दिया जाता था। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो समाज जो है वो या कहें कि राजनीतिक व्यवस्था जो है किस प्रकार से विभाजित थी। जातकों के वर्णन का एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। ये विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियां और गांवों की स्थापना है। गांव बढ़इयों के थे, मतलब कहने का कि अलग अलग जो पेशे के लोग हैं उनके अलग अलग गांव बसे हुए थे और उनमें उस विशेष दस्तकारी से जुड़े हुए लोग अपने कार्य को विशेष रूप से समूहों के रूप में करते थे। इसी प्रकार से जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भी भरे हुए हैं। सूखे रास्ते से रेगिस्तान को पार करके भड़ोच के पश्चिम बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। ये भारत का जो विदेशी व्यापार है उस पर एक तरह से दिग्दर्शन दिया गया है, उसका ही यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण किया गया है। भड़ोच से जहाज, भड़ोच जो है वो गुजरात में है, जहाज जो है बेबीलोन, बावेरू के लिए फारस की खाड़ी तक जाते थे। नदियों के रास्ते बहुतायत से व्यापार होता था, यातायात था उस समय। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा मतलब भागलपुर जो कि बिहार में है, और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे। वहाँ से दक्षिण के बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक जाते थे। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग में मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अक्षर मिले हैं। मतलब ब्राह्मी और जो खरोष्टी जो ये लिपियाँ हैं ये भारत की प्राचीन लिपियाँ हैं बेटा। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को, जैसा हमने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता की भूमिका में ही कि उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से मूल लिपि में है, जिसमें भारत की देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि में आज आपकी जो हिंदी भाषा है बच्चों को लिखी गई है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी में हैं और जो उत्तर पश्चिम भारत में लेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि है। ये एक तरह से लिखने के टाइप्स हैं। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। ये देखिए, उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया। उस समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था। पाणिनि का व्याकरण बेटा संस्कृत में ही लिखा गया है और आज भी जो है वो आधिकारिक माना जाता है और यूनानी लिपि में भी इसका उल्लेख तक मिलता है हमें। और इससे पूर्व इसमें संकेत ये भी मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से पहले ही भारत और यूनान के बीच किस तरह का संपर्क हो चुका था। औषध विज्ञान की बहुत सी जो पुस्तकें हैं उस समय थी। एक आपने सुना होगा औषधि विज्ञान के जनक जो धन्वंतरी हैं, किंतु पुरानी पुस्तकें ईस्वी सन् की शुरुआत की जो सदियाँ हैं उनमें लिखी गई हैं। इनमें चरक द्वारा लिखी गई पुस्तकें और शल्य चिकित्सा पर, जैसे चरक संहिता जो है चरक मुनि के द्वारा लिखी गई है, ऐसे ही शल्य चिकित्सा मतलब आपके जो ऑपरेशंस वगैरह हैं उनके लिए सुश्रुत ने पुस्तक लिखी थी। उस समय चरक को कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवेद थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है, पहचान और इलाज के तरीके भी हैं। शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, मतलब कहने का आज का जो हम ये मानते हैं कि आज चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली, तो इनसे भी ज़्यादा जो बहुत सूक्ष्म ज्ञान है वो हमें चरक संहिता और सुश्रुत जो द्वारा लिखी जो पुस्तकें हैं उनमें मिल जाता है। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में
एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है और उनमें से जो है ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से वो जो विश्वविद्यालय होते थे वहाँ पर विद्यार्थी रहते थे, आवासीय विद्यालय थे और वहाँ पर की जो व्यवस्था थी वो बड़ी ही कहें कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। ऐसे भी हमें बहुत से आलेख और उल्लेख जो है मिलते हैं। बनारस के बारे में भी इसमें बताया गया है कि बनारस शिक्षा का केंद्र था और उत्तर पश्चिम भारत में पेशावर के पास तक्षशिला, जो कि अभी अब भारत में नहीं है वर्तमान में, ये भारत से बाहर है, तो वहाँ भी जो है शिक्षा के केंद्र रहे थे। और इसी के साथ बहुत से वहाँ के जो चिकित्सक, वहाँ के आयुर्विज्ञान का केंद्र था और वहाँ से बहुत से चिकित्सकों को जो है शिक्षा प्राप्त करके वहाँ से बहुत से चिकित्सक निकले हैं। तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। इस प्रकार सुदूर अतीत में भारतीय कैसे थे, इसकी सारी जानकारी हमें हमारे पुराने धर्म ग्रंथों से मिल जाती है। तो कहने का मतलब भारत आज ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र नहीं है, अपितु प्राचीन काल से ही भारत जो है विश्व गुरु की उपाधि से विभूषित है। धन्यवाद बच्चों।